हे वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके एमपी बोर्ड क्लास 10th का जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन बैंक है, जो कि 2021 और 2022 यानी इसी वर्ष की है। उसके डुअल डायरेक्टेड यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में एग्जाम्पल नंबर 13 से लेकर 25 तक। इसके पहले के जो 1 से लेकर 12 तक के जो एग्जाम्पल है वो हमने इसके पहले वाले वीडियो में कंप्लीट किए हैं, तो वीडियो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन है। इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन, इसमें कहा गया रीअरेंज द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, कि आपको इन शब्दों को रीअरेंज करना है, जम्बल लेटर्स को, और एक अर्थपूर्ण सेंटेंस वाक्य बनाना है। दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग पॉजिटिव डिग्री। आपको इस सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री का उपयोग करते हुए फिर से लिखना है। यह जो सेंटेंस है दोनों, इसमें कहा गया कि चेंज टू नेगेटिव और इसमें कहा गया कि इसको इंटेरोगेटिव बदलना है। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन हैं। यहाँ से लेकर 13 से लेकर 25 तक के, यानी कि अंतिम वीडियो है आपका डुअल डायरेक्टेड का। इसके बाद हम जो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स वाली ग्रामर है वो देखेंगे। तो आई होप आप वीडियो को एंजॉय करेंगे, आप एंड तक बने रहिएगा। इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो वो जाकर आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप पहला आपका जो सेंटेंस है वो देखिए। इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल। इसमें ये कहा गया है कि रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि ये जो शब्द दिए गए हैं ऑब्लिक ऑब्लिक करके, इनको आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में जमाना है। मीनिंगफुल सेंटेंस का मतलब ये होता है कि एक सेंटेंस जिसमें कि सब्जेक्ट हो, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद में मेन वर्ब हो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो, यानी एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अनुसार वो जमा हो क्रम में। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या, चिल्ड्रन है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन वर प्लेइंग, इसके बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। अब वर के साथ ही आपका प्लेइंग दिया हुआ, तो ये लिख देंगे आप प्लेइंग, क्योंकि ये आपका जो है पास्ट का कंटिन्यूस है। तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, तो इसके प्लेइंग के बाद क्या आ जाएगा, फुटबॉल। कहाँ खेल रहे हैं, इन द पार्क, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, इन द पार्क, और आप फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हो गया सही तरीके से सेंटेंस का अर्थ हो जाता है कि जो बच्चे हैं वो फुटबॉल, बच्चे जो है पार्क में फुटबॉल खेल रहे थे। ये इसका मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, ये इस तरीके से आंसर है, आंसर आप सबको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल 14 है। दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल, दिल्ली जो है वो भोपाल से बड़ा है। लार्जर देन, आप सभी जानते हैं कि ये डिग्री यदि है तो डिग्री में लार्ज, फिर आपका रहेगा लार्जर, ये कंपेरेटिव डिग्री, और लार्जेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, 3 तरह की डिग्रियाँ होती है, और डिग्री आपकी एडजेक्टिव की होती है। तो यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री का उपयोग किया गया है, लेकिन आपसे ये कहा गया है कि आपको इसमें पॉजिटिव डिग्री का उपयोग करना है। पॉजिटिव डिग्री मतलब आपकी स्टार्टिंग वाली डिग्री जिसमें लार्ज रहेगा, क्योंकि ये लार्जर है, ये आपकी कंपेरेटिव डिग्री है। तो इसमें आपको बदलने के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आपको कंपेरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में बदलना है तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। भोपाल वाले नाउन को और दिल्ली वाले नाउन को जो कि इसमें दिया हुआ है, इनको आपस में बदल देंगे और सेंटेंस को नेगेटिव बना देंगे। क्या कर देंगे, नेगेटिव बना देंगे, तब जाके इसका अर्थ सही रहेगा। अब इसका अर्थ क्या, दिल्ली जो है वो भोपाल से बड़ा है। तो चलिए हम इसको बदलते हैं कि किस तरीके से आपका सेंटेंस रहेगा। तो मैंने कहा कि भोपाल को हम आगे लेकर आ जाएंगे, तो मेरे कहे अनुसार हम इसको आगे लेकर आ जाते हैं। फिर इज लगा देंगे, फिर मैंने कहा नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बाद में लगाएंगे हम सो के बाद हम लिखेंगे लार्ज, यानी जो डिग्री है हमारी पॉजिटिव डिग्री वो, उसके बाद लिखेंगे हम एज। अगर यहाँ पर नाट नहीं होता ना दोस्तों, तो यहाँ पर भोपाल इज एज लार्ज एज होता। क्या होता है, एज होता है यहाँ पर भी, लेकिन हमने सो लगाया क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने नाट लगाया है। तो यदि आपका सेंटेंस या पॉजिटिव डिग्री में बदलना है या कंपेरेटिव में बदलना है, और आपके सेंटेंस का फॉर्म जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव वाले सेंटेंस को नेगेटिव में बदलेंगे और नेगेटिव वाले सेंटेंस को पॉजिटिव में बदलेंगे। अब आप खुद देखिए, सेंटेंस आपका कंपेरेटिव डिग्री में है, हमने इसको पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस में बदलना चाहा है, तो हम इसको पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस में बदलेंगे। तो ठीक है, हमने लगा दिया सो लार्ज एज, लगा दिया। ये इसका रूल है कि आपको एज लार्ज एज, सो लार्ज एज ऐसे लगाना है। लेकिन आपको इस पॉजिटिव वाले सेंटेंस को जिसमें नाट नहीं है उसमें नाट लगाना पड़ेगा। अगर इसमें पहले से नाट होता तो यहाँ पर ये नाट नहीं आता। क्लियर हो गई, और ये नाट नहीं आता तो फिर यहाँ पर क्या आ जाता, एज आ जाता सो की जगह पर। यानी कि आपको सेंटेंस को देखना है कि इसमें नाट दिया है नहीं दिया है, नहीं दिया था तो हमने लगा दिया। तो भोपाल इज नाट सो लार्ज एज दिल्ली। अब जब हम डिग्री के द्वारा सेंटेंस को बदलते हैं, हम सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, यानी सेंटेंस को हम जब बदलते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर ये कहा गया था कि दिल्ली जो है भोपाल से बड़ा है। अब इसका अर्थ यहाँ पर हो रहा है भोपाल जो है वो दिल्ली से बड़ा नहीं है। नाज नाट सो लार्ज एज दिल्ली, मतलब दिल्ली से बड़ा जो है भोपाल नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर भी तो यही कह रहा था कि दिल्ली भोपाल से बड़ा है, और यहाँ पर भोपाल दिल्ली से बड़ा नहीं है। मतलब दोनों सेंटेंस में एक ही बात कही जा रही है कि भोपाल ही छोटा है। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। मैंने जो आपको बात कही है वो आप ध्यानपूर्वक, आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आएगी तो वीडियो को आप फिर से देख लीजिएगा, आपको आ जाएगी समझ में। तो आपका सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो जाएगा।
भोपाल इज नॉट सो लार्ज एज दिल्ली। ठीक है, चलिए। सी शट द डोर। अब यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ शट का उपयोग किया गया है। तो शट का उपयोग करके आपको ऐसा लग रहा हो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है शट, सेकंड फॉर्म क्या रहेगा? शट, और थर्ड फॉर्म क्या रहेगा? शट। प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो शट है ना आपका, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म आप सभी जानते हैं ये पास्ट का इंडेफिनेट आपका जो टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब है, जिसको आप पास्ट इंडेफिनाइट बोलते हैं। आप सभी जानते हैं बात तो कि पास्ट इंडेफिनाइट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो सर ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी तो हो सकता है, आप कैसे कह सकते हैं? हाँ बच्चे, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये हो सकता है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, किसमें? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। किसमें? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो जो वर्ब आती है ना उसमें ए से एस लग के आता है, तो सी के बाद क्या होता है? ये शट्स होता है। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं है ना। ऐसा तभी होता है, ए से एस तभी नहीं आता है सिंगुलर के साथ में जब वो पास्ट का इंडेफिनिट हो, यानी डिड वाला टेंस हो। कौन सा वाला? डिड वाला। आई बात समझ में? इसीलिए कौन सा है आपका, कुछ भी कर लो, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आई है उसमें ए से एस नहीं लगा है। तो हम बदलेंगे इसको, किस में बदलेंगे? नेगेटिव में, यानी नकारात्मक में। तो नकारात्मक बदलने के लिए आपको पहले सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा, फिर इस टेंस की हेल्प में जो क्या है? डिड है। इसके बाद आपको नॉट लिखना पड़ेगा। इसके बाद शट का जो है मेन फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो शट का मेन फॉर्म क्या है? शट ही है। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे? शट द डूअर, बस। और फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि आपको नेगेटिव बनाने को कहा गया था। तो आपका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सी डिड नॉट शट द डूअर। 60 नंबर का आपका सेंटेंस देखिए, ही हैज़ टेकन टी। वह चाय ले चुका है या उसने चाय पी ली है, दोनों का अर्थ सिमिलर हो रहा है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि आपको सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना है, मतलब क्वेश्चन वाला बनाना है। तो क्वेश्चन वाला बनाने के लिए आपको इसको पहचानना होगा। तो पहचानने पर आपको पता चल रहा है कि इसमें हेज का उपयोग किया गया है। हेज जो है आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। किस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट ये टेंस है आपका, तो इसको इंटेरोगेटिव बदलेंगे तो क्या करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ जाते हैं। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इस तरीके से, कैपिटल होके हेज ही टेकन टी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। हेज ही टेकन टी, ये आपका प्रश्नवाचक बन गया। इतना सिंपल था। देखिए, हेज ही टेकन टी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपका सेंटेंस है 17 नंबर का, सी लिव्ड इन शिवपुरी। वह शिवपुरी में रहा। ठीक है, लिव्ड है, आपको देखकर ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर लिव्ड दिया गया है, मतलब आपकी फर्स्ट फॉर्म तो हो गई लाइव या फिर लीव, सेकंड फॉर्म हो गया आपकी लिव्ड, और आपकी थर्ड फॉर्म हो गई लिव्ड या फिर लाइव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म आप सभी जानते हैं किस में उपयोग होती है? पास्ट के इंडेफिनिट में। और कोई सा टेंस क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि सेकंड फॉर्म उसी में उपयोग होती है, और हेल्पिंग वर्ब इसमें दी नहीं है। हेल्पिंग वर्ब वाले दो ही सेंटेंस है जो सिंपल अफर्मेटिव में, जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, एक प्रेजेंट का इंडेफिनिट और एक पास्ट का इंडेफिनिट। तो जब यहाँ पर ईडी दिया हुआ तो हम पहचान गए कि ये पास्ट का इंडेफिनिट है। अब सुनते हैं कि ये क्या कह रहा है। अभी कह रहा है कि इसको प्रश्नवाचक में बदलो, मतलब क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है डिड। इसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे सी, फिर हम क्या करेंगे? इसका बेस फॉर्म लिखेंगे, जो मेन फॉर्म है वह सी लाइव इन शिवपुरी। क्या वह शिवपुरी में रही? और क्वेश्चन मार्क, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, डिड सी लाइव इन शिवपुरी। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आप इसको एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम आई पर पूछ सकते हैं। लेकिन वीडियो पसंद आया तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, और इसको शेयर करना भी ना भूलें। बस आपको इतना करना, बाकी आपके लिए स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पर अनीता रीड द रामायण एवरीडे। जो अनीता है वो प्रत्येक दिन रामायण पढ़ती है। अब पढ़ती है कि उसने रामायण पढ़ी प्रत्येक दिन, ये आपको नहीं पता। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि अनीता सिंगुलर एक वचन है। अगर ये पढ़ती है होता, ता तीते वाला सेंटेंस होता, तो क्या ये रीड्स नहीं होता? लेकिन ऐसा है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है रीड, सेकंड फॉर्म होती है रीड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? रीड। और यहाँ पर रीड दिया हुआ है। अगर एस लगा होता तो प्रेजेंट डेफिनेट होता, लेकिन एस नहीं लगा है। इसका मतलब ये कौन सा है आपका? पास्ट का इंडेफिनेट। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसा हमने क्यों पहचान करी? ऐसा हमने इसलिए पहचान करी क्योंकि हमें इसकी भी तो सुनना है। ये क्या कह रहा है कि चेंज इनटू नेगेटिव, आपको इसको नकारात्मक बदलना है।
तो नकारात्मक बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नॉट लगाते हैं। तो ठीक है, अनीता लिख देते हैं, ये अनीता लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हमने पहचान लिया कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट। इसकी जो है बेस फॉर्म लिखेंगे, यानी मेन फॉर्म है, तो रीड की बेस फॉर्म क्या होती है, रीड ही होती है। अनीता डिड नॉट रीड द रामायण एवरीडे। पूरा इस तरीके से सेंटेंस आपका आ जाएगा। तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो इस तरीके से हो जाएगा, अनीता डिड नॉट रीड रामायण एवरीडे। और आप फुल स्टॉप लगा देंगे, मैंने नहीं लगाया, आपको लगा देना है। चलिए, टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। अब यहाँ पर आपके सेंटेंस में कहा गया है कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, यानी कि आपको सो और दैट का उपयोग करके इस सेंटेंस को फिर से लिखना है। तो फिर से लिखने कोई रूल तो होंगे ना, हाँ रूल है। जहाँ पर भी आपको सेंटेंस में वेरी दिखाई दे, क्या दिखाई दे, वेरी स्टार्टिंग में, जैसे कि यहाँ पर टी डबल दिखाई दे रहा है या फिर आपको टी डबल दिखाई दे, तो इन दोनों की जगह पर आपको क्या लगा देना है, सो लगा देना है। और जहाँ पर आपको सेंटेंस में छोटा टी ओ दिखाई दे, इसकी जगह पर आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे कि टी है तो टी, ही है तो ही, सी है तो सी, जो भी यहाँ पर दिया वो लिखना है। और कैन नॉट कुड नॉट लिखना है, लेकिन कैन नॉट कुड नॉट तभी लिखना है जब उसकी डिसक्वालिटी बताई गई हो, मतलब अच्छी क्वालिटी नहीं बताई गई हो, उसके अवगुणों को बताया गया हो। और जब क्वालिटी बताई गई हो तब सब्जेक्ट के साथ में सिर्फ कैन या कुड लिखकर हम आगे बढ़ जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा, चलिए मैं बताता हूँ। पहले तो मैंने बताया कि आप टी डबल की जगह पर क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे, कि यहाँ पर आ जाएगा टी, जैसा कि मैंने कहा था, ठीक है। इज लिख देंगे, टी डबल की जगह पर क्या लगा देंगे, टू और वेरी दिखे तो सो लगा देंगे, हॉट। चाय पीने के लिए गर्म है, यानी चाय इतनी गर्म है कि पी नहीं जा सकती, तो टी इज सो हॉट। फिर हम क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे, लगा दिया। अब इसके आगे इसको मैं मिटा रहा हूँ ताकि जगह मिल जाए थोड़ी सी। डेट के बाद हम क्या लिखेंगे, डेट के बाद हम लिखेंगे, हमें सब्जेक्ट को लिखना होता है तो सब्जेक्ट हो गया ये, लेकिन चाय के बारे में बताया जा रहा है कि चाय को पिया नहीं जा सकता, तो हम चाय के लिए क्या करेंगे, इट लगाएंगे। इट कैन नॉट बी ड्रिंक, इसे पिया नहीं जा सकता। या फिर हम इसको ऐसा बना सकते हैं कि आई कैन नॉट ड्रिंक इट, दोनों सही रहेंगे। टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, कि मैं इसे नहीं पी सकता, या फिर ही कैन नॉट ड्रिंक इट, वह इसे नहीं पी सकती। लेकिन देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा, लेकिन ये सही रहेगा, ज़्यादा सही, कि इट कैन नॉट बी ड्रिंक, कि इसे पिया नहीं जा सकता। तो आपका जो आंसर रहेगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रिंक। और जब हम वापस में टू लगाएंगे तो हम जो है डेट के यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम ये छोटा वाला टू लगा देंगे वापस से, और इट कैन नॉट बी ड्रिंक इस पूरे को हटा देंगे। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है 20 नंबर का आपका सेंटेंस, अनलेस इट रेन वी शैल गो टू स्कूल। यदि बारिश नहीं हुई तो हम विद्यालय जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ, कैसे हुआ, इसका अर्थ सही है। अनलेस का मतलब क्या होता है, यदि और नहीं, क्या होता है, यदि नहीं, तो मतलब बारिश नहीं हुई, यदि बारिश नहीं हुई तो हम स्कूल जाएंगे, सीधी बात है, नहीं होगी तो स्कूल जाएंगे। इसमें ये कहा गया कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ़ इन प्लेस ऑफ अनलेस, कि आपको सेंटेंस को जो है फिर से लिखना है और क्या करना है, अनलेस की जगह पर इफ़ का उपयोग करना है। ठीक है, कर देंगे उपयोग, लेकिन इफ़ का मतलब तो यदि होता है और अनलेस का मतलब यदि नहीं होता है। तो जब हम यदि नहीं की जगह पर यदि लगाएंगे, आपको सोचो, तो नहीं के लिए हमें कुछ ना कुछ तो जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि इफ़ का मतलब यदि नहीं तो होता नहीं है। यदि अनलेस का मतलब और इफ़ का मतलब दोनों का मतलब यदि नहीं होता, तो हम इसकी यहाँ पर बदल देते हैं, हमें कुछ नहीं करना होता, बस इफ़ की या अनलेस के यहाँ पर इफ़ लगाओ और काम खत्म। लेकिन ये नहीं वाला जो पोर्शन है ये इस इफ़ में कवर नहीं होता है, तो नहीं होता है, तो इसके लिए हमें नॉट लगाना पड़ेगा, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो क्या परिवर्तन हो जाएंगे इससे, इससे परिवर्तन ये हो जाएगा कि आप इसकी जगह पर आपको लिखना पड़ेगा इफ़ इट, इसके बाद आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आप जान गए होंगे रेंस जो लिखा है इसके अनुसार कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो ये हो जाएगा आपका इट डज नॉट रेन, फिर आप कोमा कोमा लगा देंगे, वी सेल गो टू स्कूल। इसका मतलब क्या हुआ, यदि बारिश नहीं हुई या नहीं होती है तो हम स्कूल जाएंगे, बस सही अर्थ हो गया, क्योंकि हमने यदि और नहीं दोनों को लगा दिया, और इसमें यदि नहीं पहले से था। तो आपका जो सेंटेंस हो जाएगा अब नया वाला, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इफ़ इट डज नॉट रेन वी शैल गो टू स्कूल। इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम
अफर्मेटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो बेस फॉर्म आ जाता है, यानी हमने इसमें से ए से एस को रिमूव कर दिया है, ये भी आपको रिमूव करना है, ये ग्रामेटिकल चेक होता है। चलिए अब हम हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इफ़ सी डज नॉट कम ऑन टाइम, यदि वह समय पर नहीं आती है, टीचर विल पनिश हर, तो टीचर उसे पनिश करेंगे, उसको सजा देंगे। ठीक है, सजा देंगे मतलब वो सजा देने वाला नहीं, मतलब पनिशमेंट देंगे। कहा यह गया है कि री राइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़। अब इसमें थोड़ा उल्टा कहा गया है, हमने वहाँ पर अनलेस हटाकर इफ़ और डज नॉट लगाया था। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि आपको इफ़ को हटाना है और अनलेस का उपयोग करना है। तो अनलेस का मतलब अपने आप में क्या होता है, यदि नहीं। जब इसका मतलब यदि नहीं होता है तो हमें इस नहीं का क्या काम, इसको हम हटाएंगे। तो इस नाट को हटाने के चक्कर में हेल्पिंग वर्ब भी हटानी पड़ेगी। ठीक है, हटा दीजिए। तो इफ़ की जगह पर सबसे पहले लिखिए अनलेस, लिख दिया। अब जब ये अपने आप में यदि और नहीं को लेकर चल रहा है तो यदि की जगह पर तो हमने अनलेस लगा दिया और नहीं की जगह पर भी अनलेस हो गया, दोनों अर्थ निकाल रहा है ये, तो हम डज नॉट को नहीं लिखेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, अनलेस सी कम्स, क्या हो जाएगा, कम्स। क्यों, क्योंकि अफर्मेटिव हो गया और सी के साथ जो वर्ब आती है उसमें ए से एस आता है, तो कम्स ऑन टाइम। अनलेस सी कम्स ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर, दूसरे वाले सेंटेंस को नहीं छेड़ेंगे हम, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा अनलेस सी कम्स ऑन टाइम, यदि वह समय पर नहीं आती है तो टीचर उसे पनिश करेंगे। हो गया सही। अगला आपका सेंटेंस है ही इज रिच, वह कैसा है, वह अमीर है, समृद्ध है। ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। तो आप कैसे कहेंगे कि वह अमीर तो है लेकिन खुश नहीं है, ऐसे ही कहेंगे। तो आपको कुछ ऐसा दिया गया होगा सेंटेंस में, तो यहाँ पर कहा गया कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग येट, आपको येट का उपयोग करके जो है इस सेंटेंस को जोड़ना है। तो येट का मतलब होता है फिर भी, क्या होता है, फिर भी। तो देखिए वह अमीर तो है फिर भी वह खुश नहीं है, तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, ही इज रिच येट। और अगला वाला सेंटेंस लिख देंगे ही इज नॉट हैप्पी, बस हो गया। आपको अर्थ याद होना चाहिए येट का, कि इन दोनों को जोड़ना था, बस बीच में दोनों ये लगा दिया और आपका जो ही है वो आपने इस्तेमाल कर दिया। नेक्स्ट देखिए, दे प्लेड वेल, वो ठीक तरीके से खेले। दे कुड नॉट विन द मैच, फिर भी वो मैच नहीं जीत सके। आपने क्या कहा, फिर भी। तो येट का मतलब हमने क्या बताया था, फिर भी। और दो का मतलब क्या होता है, दो दिया। यहाँ पर भी कहा गया कि इन दोनों सेंटेंस को आपको जोड़ना है दो का उपयोग करके। तो इसका मतलब फिर भी होता है और इसका मतलब फिर भी होता है, लेकिन इसका मतलब यद्यपि भी होता है। यद्यपि, यद्यपि मतलब वही फिर भी। तो वो ठीक तरीके से खेले लेकिन फिर भी वो मैच को जीत नहीं सके। तो क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। पहले ये वाला सेंटेंस लिखेंगे, फिर आपको दो लगा देना है और फिर ये वाला सेंटेंस लिखेंगे। तो ये बन गया आपका, देखो इस तरीके से आंसर। दे प्लेड वेल, दो दे कुड नॉट विन द मैच। किस बात का ध्यान रखना है, इस दे को हमने ये साथ दिया था, इस उस वाले में हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। क्यों, क्योंकि इसको हमने कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद में जो कैपिटल लेटर वो स्मॉल हो जाएगा। अगला है आपका 24 नंबर का, हिंदी इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट एज इंग्लिश। देखो यहाँ पर अब क्या कहा गया है, मैंने क्या कहा था कि आपका जो है नाट आएगा उसके बाद सो आएगा और डिफ़िकल्ट एज। अगर नाट नहीं होता तो यहाँ पर एज डिफ़िकल्ट एज होता, लेकिन नाट के पास सो आया है। अब जब नाट दिया है और आपको कंपेरेटिव डिग्री बदलना है, तो कंपेरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो हम इस नाट को हटा देंगे, मतलब इसको पॉजिटिव कर देंगे और दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। हिंदी इंग्लिश को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो इंग्लिश पहले आ जाएगा, फिर ईज आ जाएगा। नाट दिया है तो नाट को हटा देंगे और नाट नहीं दिया हो तो नाट लगा देते, ये करना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको कंपेरेटिव डिग्री लिखना है। तो डिफ़िकल्ट की कंपेरेटिव डिग्री क्या है, मोर डिफ़िकल्ट। तो इंग्लिश इज मोर डिफ़िकल्ट। फिर हम मोर डिफ़िकल्ट के बाद क्या लाएंगे, देन लाएंगे और फिर इंग्लिश लिखेंगे। यानी कि जो इंग्लिश है वो हिंदी से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर हिंदी जो है वो इतनी कठिन नहीं जितनी कि अंग्रेजी है, और यहाँ पर हमने ये कहा कि अंग्रेजी जो है हिंदी से कठिन है। तो दोनों सेंटेंस का अर्थ सिमिलर हो रहा है कि इसमें अंग्रेजी को ही कठिन बताया जा रहा है और हिंदी को सरल बताया जा रहा है। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज मोर डिफ़िकल्ट देन, डिफ़िकल्ट मोर डिफ़िकल्ट लगाया, उसके बाद देन लगना जरूरी है, किससे, हिंदी से। यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस में ये कहा गया था कि हिंदी जो है वो इंग्लिश जितनी डिफ़िकल्ट नहीं है, मतलब हिंदी कैसी हो गई, ईजी हो गई, और इंग्लिश कैसी हो गई, कठिन हो गई। और यहाँ पर कहा गया कि इंग्लिश जो है वो डिफ़िकल्ट है हिंदी से, हिंदी से जो है अंग्रेजी डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पर भी अंग्रेजी जो है वो डिफ़िकल्ट एंड कठिन है, किससे, हिंदी से। तो दोनों का अर्थ सेम हो रहा है, मतलब हमने सेंटेंस को बदल भी दिया और बिना अर्थ में परिवर्तन किए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ही टोट इंग्लिश। देखिए अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म समझ में आ गई होगी तो टीच होता है, उसके बाद सेकंड फॉर्म होता है टोट,
और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, टोड। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म दिया हुआ है। सेकंड फॉर्म यानी आपका ये कौन सा हो गया, पास्ट का इंडेफिनेट। पास्ट का इंडेफिनेट मतलब डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब रहेगी, ये तो आपको पता ही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि आपको नेगेटिव या इंटरोगेटिव बदलना है। इसमें कहा गया है चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी आपको इस सेंटेंस को बदलना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प में क्या होती है, डू और डज होती है। तो ये सिंपल है तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में बदलेंगे, तो ही टीचेस इंग्लिश हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ही को ही लिख दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है मतलब, तो हमने बेस फॉर्म लिख दिया। और सब्जेक्ट यानी आपका एक वचन करता है तो वर्ब में ए से एस लगा दिया और इंग्लिश लिख दिया, क्योंकि हमें कहा ये गया था कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलना है। तो ये आपके डू एज डायरेक्टेड जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए हैं उनको हमने कंप्लीट कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, इतना कर दीजिए। बाकी आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से करवाता रहूँगा। सबकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। और यदि आपके फिर भी कोई सवाल है तो आप इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ पर इस वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों ऐसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।